हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर, जिसमें हम अध्ययन कर रहे थे एनसीईआरटी बायोलॉजी के प्रथम चैप्टर पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन। तो आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे पराग स्त्रीकेसर संकर्षण या पारस्परिक क्रिया या पॉलिन पिस्टल इंटरैक्शन। पॉलिन पिस्टल इंटरैक्शन क्या है या पराग स्त्रीकेसर संकर्षण क्या है? कि पुष्पों की जो वर्तिकाग्र होती है, पुष्प होते हैं, इनकी जो वर्तिकाग्र होती है, इस वर्तिकाग्र में एक विशेषता होती है, एक क्षमता होती है कि अपने ही पुष्प के परागकणों को की पहचान कर सके, अपने ही पुष्प के परागकणों की पहचान कर सके। अब परागण की क्रिया है, परागण की क्रिया में हो सकता है कीटों से हो, वायु से हो, स्वपरागण हो। इसमें हो सकता है कि जो परागकण हैं वे किसी अन्य पादप के आ जाएं, अन्य प्रजाति के आ जाएं। जैसे मान के चलो ये आम के पौधे की पुष्प की वर्तिकाग्र है और यहाँ पर नीम के पुष्प के परागकण आ जाते हैं। तो अब परागकण तो परागकण होते हैं, नर युग्मक है, अंदर मादा युग्मक है। तो क्या ये परागकण अंदर पराग नलिका का विकास कर पाएंगे? तो अपनी ही जाति के परागकणों की पहचान करके उनको अंकुरित करवाने की क्षमता को कहते हैं पराग स्त्रीकेसर संकर्षण। कि ये जो पुष्प है, जैसे आम का पुष्प है, आम की वर्तिकाग्र है, अगर आम का परागकण आएगा तभी उसको अंकुरित होने देगी, अन्यथा उसको अंकुरित नहीं होने देगी। इसके जो मुख्य रूप से जो जिम्मेदार होते हैं वो होते हैं वर्तिकाग्र और पराग, इनके रसायन। दोनों के रसायन जब सेम होते हैं तभी जाकर इसको पराग नलिका को अंकुरित होने देगी, अन्यथा इस नलिका के या तो अंकुरित ही नहीं होने देगी, यदि अंकुरित हो भी जाएंगे परागकण तो इनकी जो पराग नलिका है इसका पूर्ण विकास नहीं हो पाएगा, ये यही कि यहीं पे रुक जाएंगे। समझे? तो इस क्षमता को, इस क्षमता को हम क्या कहते हैं? पराग स्त्रीकेसर संकर्षण। अपनी जाति के परागकणों को पहचान कर ली, ठीक है। अब अपनी जाति के मान चलो परागकण यहाँ पर पहुँच गए हैं। ये क्या है? एक स्त्रीकेसर है। स्त्रीकेसर के आपको मैंने भाग बताए थे, 3 भाग होते हैं। सबसे ऊपर वर्तिकाग्र, सबसे ऊपरी भाग क्या होता है? वर्तिकाग्र। उसके बाद सेकंड जो भाग होता है वह क्या होता है? वर्तिका। और सबसे अंतिम भाग क्या होता है? अंडाशय। आपको जब ये पहली वीडियो में बताए थे, आपको बीजांड और स्त्रीकेसर के बारे में, मंडप के बारे में मैंने बताए थे, तो उस समय आपको बताया था कि जो स्त्रीकेसर होता है उसके 3 भाग होते हैं। अब ये जो वर्तिकाग्र होती है, इस वर्तिकाग्र में क्षमता होती है अपने परागकण को या अपनी ही जाति के प्रजाति के परागकण की पहचान कर सके। जब अपनी जाति के परागकण यहाँ पर पहुँचेंगे तो मैंने आपको पहले बताए थे, पिछली वीडियो में बताया था कि जो 60% पुष्पों के जो परागकण होते हैं उसमें जो जनन कोशिका होती है, इसमें 2 प्रकार की कोशिकाएं थी। एक तो कौन सी थी? जनन कोशिका। और दूसरी कौन सी थी? कायिक कोशिका। 2 कोशिकाएं थी। तो मैंने आपको उस समय बताया था कि जो 60% पौधे होते हैं उनके परागकणों में जब अंकुरण होता है तो उस समय ये जनन कोशिका विभाजित होकर 2 केंद्रकों का निर्माण कर लेती है, ठीक है। जबकि 40% जो पादपों में क्या होता है, ये पराग जनन कोशिका होती है, ये पराग अंकुरण से पहले ही विभाजित हो जाती है। उसको त्रिकोशिकीय संरचना कहते हैं, त्रिकोशिकीय परागकण कहते हैं। तो इस परागकण में, अर्थात ये जो परागकण यहाँ पर पहुँच गया है, अब इसमें क्या है? यहाँ पर एक जनन कोशिका है। अब जनन कोशिका में जैसे इस पराग नलिका का विकास होगा तो इसमें क्या हो जाएगा? विभाजन, और इससे कितने? 2 केंद्रकों का निर्माण हो जाएगा, जिनको हम नर युग्मक कह सकते हैं, मेल गैमीट, ठीक है। कितने नर युग्मक बन जाएंगे? 2। अब ये जो पराग नलिका है यहाँ से अंकुरित होकर आगे वर्तिका में होते हुए अंडाशय के अंदर प्रवेश कर जाएगी। पराग नलिका वर्तिका से
वर्तिकाग्र से वर्तिका में होते हुए अंडाशय के अंदर प्रवेश करेगी। अंडाशय से बाद में ये पहुंच जाते किसमें? भ्रूण कोश में। ये क्या संरचना अंदर वाली? भ्रूण कोश, एम्ब्रियो सैक, इसके अंदर प्रवेश करेगी। अब प्रवेश करने के 3 तरीके हैं। ये परागनलिका इसके अंदर 3 रास्तों से, 3 प्रकार से प्रवेश कर सकती है। पहला जो है जिसको कहते हैं प्रोगैमी, दूसरा जो होता है जिसको कहते हैं कैलेजागैमी, कैलेजा चलेजा। और तीसरी जो होती है जिसको कहते हैं मीसोगैमी या मीजोगैमी। परागनलिका इस भ्रूण कोश के अंदर 3 प्रकार से प्रवेश कर सकती है। अधिकांश जो पुष्प होते हैं उनमें परागनलिका इस बीजांड द्वार के अंदर से प्रवेश करती है। बीजांड द्वार भ्रूण कोश का वह स्थान जहाँ पर अध्यावरण अनुपस्थित होते हैं। तो अधिकतर पुष्पों में ये परागनलिका कहाँ से? बीजांड द्वार से इसके अंदर प्रवेश, भ्रूण कोश के अंदर प्रवेश करती है। इसको कहते हैं प्रोगैमी। तथा कुछ पादपों में ये परागनलिका सीधे ही यहाँ से निभाग की ओर से इस भ्रूण कोश के अंदर प्रवेश कर जाती है। उसको हम कहते हैं कैलेजागैमी। और कुछ पादपों के पुष्पों में ये परागनलिका इस अध्यावरण, जो इसके अध्यावरण होते हैं, अध्यावरण के द्वारा इस भ्रूण कोश में प्रवेश कर जाती है, जिनको हम कहते हैं मीसोगैमी। कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार हैं। कौन कौन से? प्रोगैमी, कैलेजागैमी, मीजोगैमी। प्रोगैमी जब परागनलिका बीजांड द्वार से भ्रूण कोश में प्रवेश करती है। कैलेजागैमी जब परागनलिका निभाग से भ्रूण कोश में प्रवेश करती है। मीजोगैमी जब परागनलिका अध्यावरण से भ्रूण कोश में प्रवेश करती है। तो ये 3 प्रकार समझ में आ गए। और इन्हीं के साथ साथ ये जो नर युग्मक हैं, ये भी अंदर इस परागनलिका में होते हुए कहाँ पहुँच जाएंगे? भ्रूण कोश के अंदर। भ्रूण कोश के अंदर आपको पता है 3 कोशिकाएं ऊपर होती हैं, जिनको प्रतिमुखी कोशिकाएं, एंटीमोडल कोशिका या प्रतिसंव्यात कोशिका कहते हैं। ये ध्रुवीय केंद्रक या ध्रुवीय कोशिका होती है। और ये इसमें 2 सहायक कोशिकाएं होती हैं और बीच में होती है अंडकोशिका, एक्सेल होती है। और यहाँ पर तर्क रूपी समुच्चय होते हैं। तर्क रूपी समुच्चय फिलीफॉर्म एपरेटस होते हैं। ये परागनलिका को रास्ता प्रदान करते हैं इसके अंदर प्रवेश करने को। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये पराग स्त्रीकेसर संकर्षण प्रक्रिया समझ में आ गई होगी। अब इसी में मैं आपको थोड़ा सा इस वीडियो को थोड़ा सा बढ़ाता हूँ कि इसी में एक आता है दोहरा निषेचन। डबल DOUBLE डबल फर्टिलाइजेशन, दोहरा निषेचन। दोहरा निषेचन क्या होता है? हमने बताया था यहाँ पर समसूत्री विभाजन द्वारा 2 नर युग्मकों का निर्माण होगा। 2 नर युग्मकों में से एक नर युग्मक जो होगा इसके अंदर प्रवेश करके जो मादा
अंडक होता है या अंडकोश का होती है उसको जाकर निषेचित करती है, जिससे निर्माण होता है भ्रूण का, एम्ब्रियो का। और दूसरा जो केंद्रक है वह ध्रुवीय केंद्रक से जाकर संलेखित होता है, जिससे निर्माण होगा भ्रूण पोष का। क्या समझे? पराग नलिका में दो नरयुग्मक होते हैं, एक नरयुग्मक अंडकोश का से संलेखित होकर भ्रूण का निर्माण करता है और दूसरा नरयुग्मक ध्रुवीय केंद्रक से संलेखित होकर भ्रूणपोष का निर्माण करता है। इस प्रकार से जो निषेचन की क्रिया दो बार संपन्न होती है, इसलिए इसे हम दोहरा निषेचन कहते हैं। दोहरा निषेचन समझे कि जो दो नरयुग्मक होते हैं, दोनों नरयुग्मकों में से या दोनों नर जो केंद्रक होते हैं, नर केंद्रक होते हैं, उनमें से एक नर केंद्रक अंडकोशिका से संलेखित होता है या अंडकोशिका को निषेचित करता है, जबकि दूसरा नरयुग्मक ध्रुवीय केंद्रक को या पोलर सेल को निषेचित करता है। तो इस प्रकार से इसमें निषेचन की क्रिया दो बार होती है, इसलिए हम इसे दोहरा निषेचन कहते हैं। तो उम्मीद है आप सभी को ये टॉपिक है वह अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो लाइक शेयर कर देना। यदि आपको कोई सी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना। तब तक के लिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि।